जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 11 ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अबाउट द रिहेबिलिटेशन। व्हाट इज रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन की कंसिडरेशंस क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ट्रेनिंग इंक्लूड होती है रिहेबिलिटेशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी उसमें कि आफ्टर एन इंजरी यू हैव टू गिव द फर्स्ट ट्रेनिंग that you want that you would allow the patient to go through is endurance training, then strength training, and at the end the power training, ठीक है। So keep it in this way, ठीक है। This is the most recommended way to proceed with rehabilitation, ठीक है। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 11, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों के पास रीजन्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने रीजन्स की बात करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द एंकल जॉइंट, ठीक है। हमारे रीजन्स में जो जो इंजरीज हो रही हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरीज जो हो रही हैं, हम लोगों ने उनको पढ़ना है कि क्या क्या इंजरीज कॉमन है, ठीक है, और किस किस तरीके से हम लोग उनको डायग्नोस कर सकते हैं, कौन कौन सी रेडियोग्राफिक अपीयरेंस उनमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एट द एंड के हम लोग उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वेदर इट विल बी अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और वेदर इट विल बी अ सर्जिकल मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये हम लोग डिसाइड, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिस विल इंक्लूड द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और दिस विल इंक्लूड द सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप सबको पता है कि किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ लिया है कि लिगामेंट एक इंजर्ड हो रहा है तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अगर टेंडन इंजर्ड हो रहा है तो क्या करना है, अगर मसल्स इंजर्ड हो रहे हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। सो एंकल जॉइंट में आप सबको पता है एंकल स्प्रेन, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ द एंकल जॉइंट, ठीक है। अब एंकल स्प्रेन्स में जो मोस्ट कॉमन साइड के लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज ऑन द लेटरल साइड, ठीक है। द मीडियल साइड इज not much involved in an ankle sprain unless there is a traumatic injury, high magnitude traumatic injury, ठीक है। जब तक ना हो तब तक आपकी मीडियल साइड के लिगामेंट्स का स्प्रेन नहीं होता। ज़्यादा कॉमन जो है वो आपके लेटरल साइड के लिगामेंट्स जो हैं वो कॉमनली उनकी इंजरी होती है। Now, why there is a difference between the lateral ankle sprain and the medial ankle sprain? ये difference क्यों है कि जी आपके lateral side के ligaments का sprain common है as compared to medial? Because on the lateral side there is a malleolus, ठीक है, that is greater in size as compared to the medial side of the malleolus, ठीक है। जो आपका medial malleolus है वो shorter होता है as compared to the lateral malleolus, so there has a tendency to go that your foot is able to go in inversion, ठीक है, and causes sprain of the lateral ankle ligaments, ठीक है। जो lateral side का malleolus है that is greater in size as compared to medial malleolus, so वहां पे उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। वो फुट जब तक इन ई वर्जन में नहीं जाएगा तब तक मीडियल साइड के एंकल लिगामेंट्स का स्ट्रेन नहीं होगा। और ई वर्जन में आपको पता है आपकी इनवर्जन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ई वर्जन, क्योंकि आपके लेटरल मेल्यूलस जो है वो उस ई वर्जन को एक खास हद तक अलाउ करता है, इससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करता। ठीक हो गया एंकल की inversion or eversion, ठीक है। So eversion is limited as compared to inversion due to the presence of greater size of malleolus on the lateral side. That's why lateral ankle ligaments की injury common है as compared to medial ankle ligaments, ठीक हो गया। Now what is lateral ankle ligament? lateral ankle ligament की इंजरी होती कैसे है? lateral ankle ligament की इंजरी तब होती है जब और उन स्पोर्ट्स में होती है जिनमें बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज ऑफ डायरेक्शन हो, ठीक है। रैपिड चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल्स हैं, रग्बीज हैं, ठीक है, इसमें रैपिड चेंज है डायरेक्शन का। और इसके अलावा तब हो सकती हैं जब आप अनइवन सर्फेसेस पे खेल रहे हो, ठीक है।
अनइवन सरफेस पे बहुत कॉमन है इसका चांस, ठीक है। और द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉजेज कि जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के फुट के ऊपर फॉल करता है, ठीक है, या लैंड करे, एक प्लेयर का फुट दूसरे प्लेयर के फुट के ऊपर लेटरल साइड पर फॉल करे, लैंड करे, तब भी देयर इज अ चांस कि आपका लेटरल साइड के लिगामेंट्स का क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। सो लेटरल एंकल लिगामेंट्स में आपके पास 3 लिगामेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। द वन इज एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, ठीक है। द सेकंड वन इज पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट एंड द थर्ड वन इज कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट, ठीक है। सो लेटरल एंकल लिगामेंट्स में आपके पास 3 लिगामेंट्स हैं, एंटीरियर टेलोफिब्युलर, पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर एंड कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट। मैकेनिज्म क्या होता है कि जब आपके एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में जाए और प्लांटर फ्लेक्शन के साथ इन्वर्जन में जाए, देन देयर इज अ टेंडेंसी कि आपके लेटरल साइड के जो लिगामेंट्स हैं उनका स्ट्रेन हो जाए या उनकी इंजरी हो जाए, ठीक हो गया। द मोस्ट कॉमन mechanism that is ankle plantar flexion and सर inversion. दोबारा बता दें। There are 3 ligaments on the lateral side of the ankle. The one is anterior tibiofibular ligament, the second one is posterior tibiofibular ligament, and the third one is calcaneofibular ligament. ठीक हो गया। नाउ वो कहते हैं कि जो कॉमन मैकेनिज्म है कि किस तरीके से आपके लेटरल एंकल स्प्रेन कॉमन है, कॉमन मैकेनिज्म क्या है लेटरल एंकल स्प्रेन का, तो डेट इज जब आप एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में जाए और एंकल इन्वर्जन में जाए, देन आपके लेटरल साइड के जो लिगामेंट्स है उनका स्प्रेन पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, आप सब लोगों ने इस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ इसमें उसने एक और डिस्टिंक्ट फीचर बताया है कि विच ऑफ द लिगामेंट इज गोइंग टू इंजर्ड फर्स्ट, ठीक है, वेदर इट इज एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट और वेदर इट इज द कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट। सो एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, ATFL, anterior tibiofibular ligament, it is going to injured first, ठीक है, as compared to calcaneofibular ligament, just because the anterior tibiofibular ligament becomes tight even in plantar flexion, ठीक है। जैसे ही एंटीरियर टिबियोफिबुलर एंकल के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन होती है, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट इलोंगेट हो जाता है, टाइटन हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर इन्वर्जन हो तो फिर सबसे पहले एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट क्या होता है, इंजर्ड होता है, जबकि कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट तब जाकर टाइट होता है जब आपकी एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन हो जाती है, तब कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट होता है, कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट टाइट होता है, ठीक हो गया। सो द एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट इज गेटिंग टाइट इनिशियली in the plantar flexion, ठीक है। So that's why anterior tibiofibular ligament has a more tendency to injure first as compared to calcaneofibular ligament, ठीक है, just because of its nature कि वो पहले plantar flexion में ही टाइट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जैसे ही एंकल आपका इन्वर्जन में जाना शुरू करेगा, ठीक है, तो आपका लिगामेंट इंजर्ड हो सकता है, ठीक हो गया। नाउ वो कहते हैं कि यूजुअली इन लिगामेंट्स का स्ट्रेन आइसोलेटली भी हो सकता है, किसी एक लिगामेंट लेटरल एंकल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स में किसी एक लिगामेंट का हो जाए, या एज अ होल हो जाए, तीनों लिगामेंट्स का टीयर हो जाए, ठीक है। और वो कहते हैं कि यूजुअली जब तीनों लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये कोई फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री की इंजरी नहीं होती, बल्कि ये यूजुअली कंप्लीट रप्चर होता है तीनों लिगामेंट्स का। So in case if there is a complete rupture of all the 3 ligaments, then there will be a fracture associated with these ligament injury. जब भी complete injury होगी, complete rupture होगा तीनों ligaments का, ankle का fracture होगा, ठीक हो गया, सही है। So usually fracture हो सकता है आपकी fibula का, ठीक है, जो कॉमनली फिब्यूला का फ्रैक्चर हो सकता है, लेटरल मेलियोलस का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है, लेटरल मेलियोलस का फ्रैक्चर हो सकता है, इसके अलावा टिबिया का फ्रैक्चर हो सकता है। सो जब भी कंप्लीट रप्चर होगा इन तीनों लिगामेंट्स का, आपके साथ में बोन भी फ्रैक्चर होगी और यहाँ तक कि आपकी फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो सकती है एंकल जॉइंट की, ठीक हो गया।
नाउ वो कहते हैं कि देयर इज अ हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सरेज, देयर इज अ रिकमेंडेशन, ठीक है। एंकल एक्सरेज कब करवाना है और फुट एक्सरेज कब करवाने हैं, ठीक है। वो कहते हैं एंकल एक्सरेज तब करवाना है जब इफ देयर इज अ बोनी टेंडरनेस आइदर ऑन द लेटरल मेलियोलस और ऑन द मीडियल मेलियोलस, ठीक है। एंकल का एक्सरे तब करवाना है चाहे जब लेटरल मेलियोलस के ऊपर टेंडरनेस हो और जब मीडियल मेलियोलस के ऊपर टेंडरनेस हो, फौरन से आपने एंकल का एक्सरे करवाना है, या फिर आपकी वेट बेयरिंग में क्या हो जाए, डिफिकल्टी आ जाए, ठीक है। पेशेंट को डिफिकल्टी महसूस हो कि अगर वो वेट बेयरिंग करेगा, उसके ऊपर वेट डालेगा तो उसको पेन होगी, ठीक है। तब आपने क्या करवाना है, एंकल एक्सरे करवाना है। जब लेटरल मेलियोलस के ऊपर या मीडियल मेलियोलस के ऊपर आपको टेंडरनेस हो, आपने हाथ लगा के देखना है, अगर टेंडरनेस होती है मींस कि आपने एक्सरे करवाना है। उसके पीछे ऑब्वियसली कोई हिस्ट्री होगी, कोई फॉल की हिस्ट्री है, पेशेंट आपको आके बताता है जी मैं गिरा हूँ, सीढ़ियों से गिर गया हूँ, ठीक है, या फिर मेरे ऊपर कोई चीज किसी चीज कोई चीज ऊपर आ गई है भारी, ठीक है, सही है। तो आपके पास एक हिस्ट्री है, उसके बाद आपने देखना है कि वेदर इट इज लेटरल मेलियोलस और द मीडियल मेलियोलस, जहां पर बोनी टेंडरनेस आपको मिले इन दोनों में और डिफिकल्टी है वेट बेयरिंग के अंदर, तो आपने फौरन से एंकल का एक्सरे करवाना है, ठीक है। फुट एक्सरे कब रिकमेंडेड होते हैं, फुट एक्सरे तब रिकमेंडेड होते हैं जब आपके एंकल के बाद, मतलब ये जो आपका 4 फुट है या आपका जो मिड फुट है, ठीक है, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, ठीक है, आपको इनके ऊपर अगर बोनी टेंडरनेस मिले, या ऊपर की तरफ बोनी टेंडरनेस मिले डॉर्सल सरफेस के ऊपर या प्लांटर सरफेस के ऊपर, अगर आपको टेंडरनेस मिलती है हाथ लगाने से, ठीक है, सही है, तो इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द 4 फुट और द मिड फुट। और अगर इसमें भी पेशेंट क्या करे, डिफिकल्टी महसूस करे वेट बेयर करने की, ठीक है, तो आपने फुट का एक्सरे करवाना है, फिर एंकल का एक्सरे नहीं करवाना, फिर फुट का एक्सरे करवाना है, रिकमेंड करना है। जब बोनी टेंडरनेस कहां पर हो, डॉर्सल सरफेस ऑफ द 4 फुट और मिड फुट, या फिर टेंडरनेस हो ऑन द प्लांटर सरफेस ऑफ द 4 फुट और मिड फुट और इनएबिलिटी टू बेयर वेट, ठीक है, तब आपने फुट का एक्सरे करवाना है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द रिहैबिलिटेशन, ठीक है। लिगामेंट्स में जो मोस्ट कॉमन चीज है दैट इज प्रोप्रियोसेप्टिव कंट्रोल और प्रोप्रियोसेप्शन को इम्प्रूव करना, ठीक है, क्योंकि लिगामेंट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, और खासतौर पर एंकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लेटरल एंकल लिगामेंट्स हों या चाहे मीडियल एंकल लिगामेंट्स हों, ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितने भी एथलीट्स हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली कंसंट्रेटिंग ऑन देयर प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। वो जैसा ही प्रोप्रियोसेप्शन उनका बेहतर होगा, they will be they will easily return to their sports, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन इसमें इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है लेटरल एंकल लिगामेंट के स्प्रेन में या मीडियल एंकल लिगामेंट के स्प्रेन में, ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा आप सबको पता है पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस किया जाएगा, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव की जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिर आपने इंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पावर ट्रेनिंग करवानी है और प्रोप्रियोसेप्शन को बेहतर करना है। Now, the second one is POTS fracture. What is POTS fracture? ठीक है, वो कहता है कि अगर आपके मेलियोलाई का, ठीक है, किसी एक मेलियोलाई का फ्रैक्चर हो जाए, वो चाहे लेटरल मेलियोलाई है, वो चाहे मीडियल मेलियोलाई है, वो चाहे आपका पोस्टीरियर मेलियोलाई है, अगर किसी भी एक मेलियोलाई का फ्रैक्चर हो जाता है, हम उसको POTS फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि POTS फ्रैक्चर को डिस्टिंग्विश करना फ्रॉम अ लेटरल एंकल स्प्रेन, ठीक है, कि कौन सा लेटरल एंकल स्प्रेन, सेकेंड डिग्री का मॉडरेट एंकल स्प्रेन हो या स्वेयर एंकल स्प्रेन हो, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना POTS फ्रैक्चर से इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे इजीली, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ क्यों मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों का मैकेनिज्म एक तो सेम है, ठीक है। POTS फ्रैक्चर भी एक उसी मैकेनिज्म के थ्रू इंजर्ड हो रहा है जिस मैकेनिज्म के थ्रू आपका लेटरल एंकल लिगामेंट टियर हो रहा है, ठीक है। सो पेन और स्वेलिंग भी उसी किस्म की होगी जैसे आपकी POTS फ्रैक्चर में है और जैसे आपकी लेटरल एंकल लिगामेंट में है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश इट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर आप टिप जस्ट ऑन द टिप ऑफ द मेलियोलस, टिप ऑफ मेलियोलस अगर टेंडर्ड है,
कौन सी है? टिप ऑफ मेलियोलस अगर टेंडेड है तो इट मींस कि इट इज अ पॉट्स फ्रैक्चर, ठीक है। और अगर लेटरल मेलियोलाई से आगे टेंडरनेस है, मतलब मेलियोलाई का आप एरिया छोड़ दो, अगर उससे आगे आपको बोनी टेंडरनेस मिलती है या पल्पेशन के ऊपर टेंडरनेस मिलती है, तो इट मींस कि देयर इज अ लेटरल एंकल लिगामेंट इंजरी, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश द लेटरल एंकल स्प्रेन फ्रॉम द पॉट्स फ्रैक्चर, ठीक है। पॉट्स फ्रैक्चर की बोनी सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। बोनी टेंडरनेस, आपने बोनी टेंडरनेस के ऊपर फोकस करना है। जो बोनी टेंडरनेस लेटरल मेलियोलस की मिलेगी, ठीक है, लेटरल मेलियोलस पर मिलेगी या किसी भी मेलियोलाई के ऊपर आपको जो बोनी टेंडरनेस मिलेगी, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ पोर्ट्स फ्रैक्चर, ठीक है। और जो आपको टेंडरनेस इन मेलियोलाई से आगे मिले, ठीक है, या सराउंडिंग एरिया में मिले, ठीक है, तो इट इज सजेस्टिव ऑफ द लिगामेंट इंजरी, ठीक हो गया, सही है। ज्यादा कंफ्यूजन होती है लेटरल मेलियोलाई के फ्रैक्चर में और लेटरल एंकल लिगामेंट स्प्रेन में, ठीक है। तो लेटरल मेलियोलाई को पल्पेट किया जाए, उसमें अगर बोनी टेंडरनेस मिलेगी स्फीयर, तो इट मींस कि दैट इज अ पॉट्स फ्रैक्चर। और अगर लेटरल मेलियोलाई से आगे इन द एंट्रो इंफीरियर डायरेक्शन, एंट्रो इंफीरियर लाइक दिस, इस एरिया में अगर आपको टेंडरनेस मिलेगी, तो इट मींस कि दैट इज अ लेटरल एंकल लिगामेंट इंजरी। या वो मॉडरेट इंजरी होगी, या वो स्वेयर इंजरी होगी, या सेकंड डिग्री होगी, या फिर थर्ड डिग्री इंजरी होगी, ठीक हो गया। नाउ वो कहते हैं कि व्हाट इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज पॉट्स फ्रैक्चर, ठीक है। तो वो कहते हैं पॉट्स फ्रैक्चर को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आपकी नॉर्मल अलाइनमेंट है लेटरल मेलियोलस की, मीडियल मेलियोलस की, पोस्टीरियर मेलियोलस की, ठीक है, ये नॉर्मल एनाटॉमी या नॉर्मल रिलेशनशिप, नॉर्मल अलाइनमेंट को आपने रीगेन करना है, ठीक है, सही है। वो रीगेन यूजुअली होता है विद द सर्जरी, डिपेंड करता है कि पॉट्स फ्रैक्चर किस डिग्री का है, ठीक है। कुछ पॉट्स फ्रैक्चर ऐसे हैं जो कि कंजर्वेटिवली मैनेज किए जा सकते हैं, और कुछ पॉट्स फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों को सर्जिकली मैनेज करना पड़ता है या सर्जिकल अलाइनमेंट करनी पड़ती है उनकी, ठीक है। जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग सर्जरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर पॉट्स फ्रैक्चर में इसको भी कह सकते हैं कि लेट्स से इफ देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल मेलियोलस, ठीक है, एक स्पाइरल शेप्ड फ्रैक्चर है, और अगर वो जो पॉट्स जो मेलियोलस है, दैट मेलियोलस इफ इट इज रोटेटेड इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, चाहे वो अंदर की तरफ रोटेट कर जाए, चाहे वो बाहर की तरफ रोटेट कर जाए, रहे अपनी अलाइनमेंट में ही, एज द फिब्युलर शाफ्ट के अलाइनमेंट में ही रहे, तब भी आपने क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना है। उसकी रोटेशन को आपने ठीक करके तो फिर वहां पर उसको क्या करना है, इंटरनल फिक्सेशन करनी है, ठीक है, सही, टू रीगेन द नॉर्मल अलाइनमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपका एंकल जॉइंट पेनफुल रहेगा, एंकल जॉइंट की वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो अपनी वेट बेरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, ठीक है, और आप जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो इजीली परफॉर्म हो सके, ठीक है। मूवमेंट्स भी लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगी और वेट बेरिंग भी मुश्किल हो जाएगी। यहां तक बात की समझ आ गई, ठीक है। अब वो कहता है कि कौन कौन से फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जो कि आपके कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जो कि सर्जिकली मैनेज होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स सर्जिकली मैनेज होंगे, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स जो हैं वो आपके कंजर्वेटिवली मैनेज होंगे। सो वो कहते हैं कि अनडिस्प्लेस्ड स्पाइरल फ्रैक्चर लेटरल मेलियोलस का, ठीक है, जिसमें मीडियल साइड की इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि दैट इज अ अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। देखो आइसोलेटेड फ्रैक्चर हो, ठीक है, अनडिस्प्लेस्ड हो, स्पाइरल फ्रैक्चर हो लेटरल मेलियोलस का, जिसमें मीडियल साइड की इंस्टेबिलिटी ना आए, हम उसको क्या कहेंगे कि दैट इज अ कंजर्वेटिव एंड दैट कैन बी मैनेज थ्रू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। और ये अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, इसमें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, वो कहते हैं कि पोस्टीरियर साइड के मेलियोलस का फ्रैक्चर हो, ठीक है, लेकिन उसमें 25% आर्टिकुलर सरफेस
25% से ज्यादा आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व ना हो, पोस्टीरियर मेलोलस का फ्रैक्चर हो और 25% से ज्यादा आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, टिबिया की, तो इट मींस कि ये भी क्या है, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, इसको भी हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिवली मैनेज कैसे किया जाता है? सिंपली वो कहते हैं कि इनमें हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम पीओपी कास्ट लगाते हैं, यूज करते हैं, स्प्लिंटिंग यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट फ्रॉम द मिड शाफ्ट ऑफ द टिबिया, ठीक है, और टुवर्ड्स टिल द मेटाटार्सल्स, ठीक है, आपकी जो टोज हैं दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, और मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया से लेके टोज तक हम लोग क्या कर देते हैं, पीओपी कास्ट में इसको इमोबिलाइज रखते हैं, ठीक है, सही है। इसके अलावा फिर हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। मोबिलाइजेशन लेकिन पार्शियली वेट बेयरिंग से स्टार्ट करते हैं, पार्शियल वेट बेयरिंग, ठीक है, और फिर हम कंप्लीट वेट बेयरिंग की तरफ लेकर जाते हैं। क्रचेस इस्तेमाल करवाते हैं, क्रचेस के बाद हम लोग वेट बेयरिंग की तरफ लेकर जाते हैं उनमें जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई फ्रैक्चर की, ठीक है, दोज फ्रैक्चर्स दैट आर अनडिस्प्लेस्ड, ठीक है, उसमें हम अर्ली मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर, ठीक है, पार्शियल वेट बेयरिंग से कंप्लीट वेट बेयरिंग की तरफ लेकर जाएंगे। अब वो कहते हैं कि ऐसे कौन से फ्रैक्चर्स हैं जो कि डिस्प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, जो कि कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं कर सकते, जिनके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट जरूरी है। वो कहता है कि लेटरल मेलोलाई का फ्रैक्चर हो और साथ में मीडियल साइड की इंस्टेबिलिटी हो, ठीक है, तो दैट इज नॉन एज अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। फिर वो कहते हैं कि मीडियल मेलोलस का, ठीक है, चाहे हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर मेलोलस का, ठीक है, एक लार्ज फ्रैक्चर हो, ठीक है, पोस्टीरियर मेलोलस का लार्ज फ्रैक्चर हो मींस जिसमें 25% सर से ज्यादा, पोस्टीरियर या लेटरल? क्या कह रहे हो पोस्टीरियर मेलुलस का कि लेटरल मेलुलस का? बेटा? लेटरल मेल्योलस का उसने कहा है कि फ्रैक्चर हो लेकिन साथ में मीडियल साइड की इंस्टेबिलिटी हो, वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा मीडियल साइड का चाहे हेयर लाइन फ्रैक्चर है मीडियल मेल्योलस का, वो हेयर लाइन फ्रैक्चर भी क्या है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, ठीक है, उसके लिए हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाता है कि इफ देयर इज अ पोस्टीरियर मेलोलर फ्रैक्चर, पोस्टीरियर मेलोलस का फ्रैक्चर है जिसमें 25% से ज्यादा आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व होगी, वो भी क्या होगा, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहलाएगा। मतलब लार्ज पोस्टीरियर मेलोलर फ्रैक्चर, वो भी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहलाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकली इनको इनकी रिलेशनशिप को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, नॉर्मल अलाइनमेंट करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद इनको पीओपी कास्ट में इमोबिलाइज किया जाता है, ठीक है, फिर टिल बोनी यूनियन, ठीक है, हम पीओपी कास्ट में इसको इमोबिलाइज रखते हैं। समझ आ गई बात की, ठीक है, टिल द बोनी यूनियन, वो 4 to 6 वीक्स नॉर्मल टाइम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है इफ देयर इज डेफिशिएंसी इन बोनी यूनियन, ठीक है, अगर बोनी यूनियन में कोई डेफिशिएंसी है तो फिर हम इस टाइम को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ मीडियल मेलोरस का जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर है उसमें हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, बाकी सब में कंजर्वेटिव हो, मतलब ये पोस्टीरियर आपने मेलोलर फ्रैक्चर है, मीडियल मेलोरस का डिस्प्लेस फ्रैक्चर आपने बताया उसमें होती है सर्जिकल मैनेजमेंट। 3 मैंने बताए हैं ना, 3 कंडीशंस बताई हैं। लेटरल मेल्योलस का फ्रैक्चर हो जिसमें मीडियल साइड की इंस्टेबिलिटी आ जाए, वो भी सर्जिकली मैनेज होगा। मीडियल साइड की इंस्टेबिलिटी आए विद लेटरल मेल्योलर फ्रैक्चर, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो मीडियल मेल्योलस का। थर्ड कंडीशन क्या है, पोस्टीरियर मेल्योलस का फ्रैक्चर हो जिसमें 25% से ज्यादा आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व हो। तो ये तीनों कंडीशंस में क्या होगा, हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में होता क्या है, सिर्फ क्या किया जाता है, नॉर्मल एनाटॉमी को रीगेन किया जाता है, नॉर्मल अलाइनमेंट रिलेशनशिप को रीगेन किया जाता है।
बिटवीन द टिबिया फिब्यूला एंड द एंकल, ठीक है, नीचे जो आपके टैलस है, ठीक है, टैलस, टिबिया, फिब्यूला, इन तीनों के रिलेशनशिप को नॉर्मल किया जाता है। तीनों के रिलेशनशिप को नॉर्मल करके जहां पर फ्रैक्चर होता है वहां पर हम क्या कर देते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करके फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट लगाते हैं फॉर 4 to 6 वीक्स, जब तक के बोनी यूनियन ना हो जाए, ठीक है। ओके सर। नाउ द थर्ड कंडीशन इज मेसनीव फ्रैक्चर, मेसनीव फ्रैक्चर, ठीक है। अब वो कहते हैं मेसनीव फ्रैक्चर जो है ये यूजुअली हाई रैपिड ट्रॉमा की वजह से, हाई स्पीड ट्रॉमा की वजह से ये होता है मेसनीव फ्रैक्चर। वैसे तो वो कहते हैं कॉमनली ये पेयर होते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी वो कहता है कि ये स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, जो रैपिड हाई मैग्नीट्यूड स्पोर्ट्स हैं उनमें ये कॉमन है, ठीक है, उनमें भी हो सकता है मेसनीव फ्रैक्चर। मेसनीव फ्रैक्चर होता क्या है, वो कहता है कि मीडियल लिगामेंट की इंजरी, ठीक है, साथ में एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट की इंजरी, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द टिबिया एंड द फिब्यूला और प्रॉक्सिमल फिब्यूला का फ्रैक्चर। चार चीजें आ रही हैं मेसनीव फ्रैक्चर में, कॉम्बिनेशन है इंजरीज का। पहले क्या है कि आपकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द टिबिया एंड फिब्यूला उसकी इंजरी हो जाए, ठीक है, पोस्टीरियर फिब्यूला का फ्रैक्चर हो, ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट की इंजरी हो और मीडियल मेलियोलस का फ्रैक्चर हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये चारों कंडीशंस मिलकर मेसनीव फ्रैक्चर कहलाती है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं यूजुअली अगर हम नॉन वेट बेरिंग एक्सरेज करवाएं तो उसमें हमें फ्रैक्चर का नहीं पता चलता है, इस मेसनीव फ्रैक्चर का हमें नहीं पता चलता है इन नॉन वेट बेरिंग एक्सरेज, तो हमें यूजुअली वेट बेरिंग एक्सरेज की तरफ जाना पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही हमें पता चले कि ऑल दीज कंडीशंस आर इन्वॉल्व्ड और इफ देयर इज अ मेसनीव फ्रैक्चर, तो यू हैव टू रेफर दैट पेशेंट टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन for an immediate surgery, ठीक है। Now the next condition is osteochondral lesion of the talar dome, ठीक है। अब देखो टेलर डोम क्या है, टेलस का जो डोम, जो अपर एरिया है जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है किसके साथ, विद द इंफीरियर मार्जिन्स ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला, दैट इज टेलर डोम, ठीक है, गुंबदनुमा डोम, ठीक है, गुंबदनुमा उसको हम बोल रहे हैं टेलर डोम। बता दे किसके बारे में फिर ये टेलर डोम। अच्छा, टेलर डोम क्या है, टैलस की अपर सरफेस, सुपीरियर सरफेस जो डोम लाइक होती है, गुंबद नुमा होती है, जो कि आर्टिकुलेट कर रही है विद द इंफीरियर मार्जिन्स ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला टू फॉर्म एन एंकल जॉइंट, उसको हम लोग टेलर डोम बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन, ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन क्या मतलब, बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी, बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी, उसको हम लोग कह रहे हैं कि टेलर डोम की, टेलस की इटसेल्फ इंजरी और टेलस के साथ उसके आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी जो है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने कि व्हाट आर ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन्स ऑफ टेलर डोम, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन्स कब होते हैं, ठीक है, कहते हैं यूजुअली जब आपके स्प्रेन्स हों, लेटरल एंकल लिगामेंट का, मीडियल एंकल लिगामेंट का, जब स्प्रेन हो देन देयर इज अ चांस कि आपके एंकल टेलर डोम की भी इंजरी हो सकती है, या फिर वो कहता है कि जब आपकी कंप्रेसिव फोर्सेस हो, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएं, बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाएं विद एन इन्वर्जन इंजरी, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स विद एन इन्वर्जन इंजरी। यूजुअली जब आप जंपिंग कर रहे हो, जंप से लैंड करते हो किसी भी चीज पर, तो देयर इज अ चांस कि कंप्रेसिव फोर्सेस तो बढ़ेंगी और साथ में अगर इन्वर्जन इंजरी हो जाए, किसी अनइवन सरफेस पर पैर आ गया और आपका पैर इन्वर्जन में चला जाता है, देन देयर इज अ चांस कि कंप्रेशन एंड इन्वर्जन कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी ऑफ द टेलर डोम, ठीक हो गया। तो सर वो इन्वर्जन इंजरी से तो लेटरल लिगामेंट नहीं डैमेज हो जाएगा? वो प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन की वजह से हो रहा है,
यहां पर सिर्फ बात हो रही है कंप्रेशन की और इन्वर्जन इंजरीज की, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रही। लेट्स से कोई इंडिविजुअल जो है वो जंप करके लैंड करता है जमीन पर और वो जमीन अनइवन सरफेस है, उसका एक पांव मुड़ जाता है, ठीक है, सही है, और उसके ऊपर उसका पूरा वेट आता है उस इन्वर्टेड फुट के ऊपर, देन देयर इज अ चांस कि आपका टैलर की ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी हो जाए। ठीक है, यहां तक बात की समझ आई? ठीक है, Yes, सो sir. जिस तरीके से आपके टैलर डॉम की इंजरी हो सकती है उसी तरीके से आपके टिबिया की ऑस्टियोकॉन्ड्रियल लीजन इंजरी हो सकती है। बात की समझ आइए? जिस तरीके Yes, से sir. हमने टैलर डॉम की बात की ना कि टैलस की आर्टिकुलर कार्टिलेज है और टैलस इटसेल्फ इंजर्ड हो सकती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी इंजर्ड हो सकता है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से आपके टिबिया की जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, और टिबिया की जो सब कॉन्ड्रल बोन है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे जो बोन है, ये भी इंजर्ड हो सकती हैं, ठीक है, सर ये वाइस भी वर्सा इन्वर्जन की वजह से इंजर हो सकती है। है। ये भी इन्वर्जन की वजह से इंजर हो यस, सकती है। बोथ, दोनों का मैकेनिज्म एक ही है, इन्वर्जन Okay. विद कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? अच्छा, अब वो कहते हैं कि टैलर डॉम का कौन सा हिस्सा ज्यादा इन्वॉल्व होता है? वो कहता है सुप्रोमीडियल कॉर्नर, ठीक है, सुपीरियर कॉर्नर और मीडियल कॉर्नर जो है, लेट्स से एक स्क्वायर बना लो, ठीक है, स्क्वायर का आप देखो कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन हो, ठीक है, डॉम का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा और जो सबसे मीडियल होगा, जो सबसे सेंटर में फॉल कर रहा होगा टैलस के, वो एरिया सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। समझ आई बात की? क्योंकि अब आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाओ ना कि जो कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, ठीक है, उसको सबसे पहले कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली डॉम का वो वाला हिस्सा जो सबसे ऊपर है, ऐसे ही है ना, ठीक है, तो जो डॉम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज अ सुप्रोमीडियल कॉर्नर, तो वो सुप्रोमीडियल कॉर्नर के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए। यहां तक बात की समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, होता क्या है? अब वो कहते हैं कि यूजुअली ये जो ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरीज होती हैं, ठीक है, मतलब ये पेशेंट्स को इतनी ज्यादा तंग नहीं करती, पेशेंट कंप्लेंट जरूर करता है पेन की, पेशेंट कंप्लेंट करता है पेन की और डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं, फिजिकली एग्जामिन करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको ज्यादातर ये डायग्नोसिस लगता है कि देयर इज अ लेटरल एंकल इंजरी, ठीक है, देयर इज अ लेटरल एंकल स्प्रेन, ठीक है, तो सिंपली क्या होता है कि लेटरल एंकल स्प्रेन की मैनेजमेंट की जाती है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो लेटरल एंकल स्प्रेन की जो मैनेजमेंट की जाती है उससे पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है, टेम्पररीली ठीक हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उसको दोबारा से एंकल में पेन होना शुरू हो जाती है और फिर वो जो पेन होती है वो सीवियरिटी की तरफ चली जाती है, ठीक है, वो कहते हैं ये यूजुअली ये कंडीशन आपको नजर आएगी ऐसे पेशेंट्स में जिनको ऑस्टियोकॉन्ड्रियल लीजन हो, ठीक है, या ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी हो टैलस की, ठीक है, और जब पेन ज्यादा होती है तो फिर आपकी मूवमेंट भी क्या होना शुरू हो जाती है, लिमिटेड होना शुरू हो जाती है। अब वो कहता है कि यूजुअली हम करते क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन में एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कि हम फुट को प्लांटर फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्स करने के बाद उसको इन्वर्जन में लेकर जाते हैं। अब प्लांटर फ्लेक्शन क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली हम एंकल स्प्रेन को नहीं चेक कर रहे, प्लांटर फ्लेक्शन इसलिए की जाती है क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन जब होती है तो इन्वर्जन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। आप सबको पता है ना कपल्ड मूवमेंट्स का, तो जब तक मैं न्यूट्रल फुट, मेरा फुट न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा और मैं इन्वर्जन करने की कोशिश करूंगा तो इन्वर्जन मेरी लिमिटेड होगी, जैसे ही मैं प्लांटर फ्लेक्शन में ले जाके इन्वर्जन करूंगा तो मेरी इन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल परफॉर्म इट, ठीक है, हम प्लांटर फ्लेक्शन करके उसको इन्वर्टेड करते हैं, इन्वर्जन में लेकर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है देयर इज द टेंडरनेस बिटवीन द जॉइंट सर्फेसेस, ठीक है, पेशेंट कहता है कि मुझे डीप टेंडरनेस फील हो रही है, मुझे डीप पेन महसूस हो रही है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर हमें पता चल जाए कि देयर इज एन इंजरी, ठीक है, तो या हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, एक्सरे के साथ एमआरआई करवा सकते हैं या फिर एक्सरे के साथ सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है, बोन
बोन का, ठीक है, या क्या करवा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, या सीटी स्कैन या एक्सरे के साथ एमआरआई करवा रहे हैं, या फिर एक्सरे के साथ हमें सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। ठीक हो गया, ठीक है। हम आइसोटॉप बोन स्कैन भी करवा सकते हैं। ये 4 हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिगेशंस हैं। एक्सरेज के साथ ही हैं, एक्सरेज के साथ एमआरआई करवा लें, एक्सरेज के साथ सीटी स्कैन करवा लें, या एक्सरे के साथ आइसोटॉप बोन स्कैन करवा लें, आपको तीनों में क्या मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि देयर इज एन ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी ऑफ द टैलर डोम। ठीक हो गया। नाउ आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आप सबको नजर आ रहा होगा, दिस इज द लेटरल व्यू, ठीक है, ये एरो नजर आ रहा है लेटरल व्यू में, ठीक है। Yes. दिस वन, ये जहां पर एरो को शो कर रहा है, ठीक है, ये आपकी जॉइंट स्पेस है बिटवीन द टिबिया एंड द टैलस, ठीक है, एंड देयर इज अ इंजरी टू द टैलर डोम, ठीक है। इसी तरीके से ये सिंपल एक एक्सरे है, ठीक है, इसमें आप देखो ये दिस इज अ सीटी स्कैन, ठीक है, इसमें आपको दिस लीजन, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड, बेटा इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज अ ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी ऑफ द टैलर डोम, ठीक है, दिस इज एन ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी ऑफ द टैलर डोम सिंपली, ठीक है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू क्लासिफाई द ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल 4 क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। जो टाइप 1 है हम उसमें कहते हैं देयर इज अ सबकॉन्ड्रियल फ्रैक्चर। सबकॉन्ड्रियल फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे जो बोन है उसका फ्रैक्चर हो गया, सबकॉन्ड्रियल फ्रैक्चर। दिस इज द माइल्डेस्ट टाइप, अंदर वाली बोन का फ्रैक्चर हो गया, आर्टिकुलर कार्टिलेज को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों माइल्डेस्ट कह रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज को जब कुछ नहीं होगा तो आर्टिकुलर कार्टिलेज को पेन भी नहीं होगी, ठीक है, वेट बेयरिंग के साथ, जिसकी वजह से दिस इज द माइल्डेस्ट टाइप, टाइप 1। इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है, एमआरआई हो सकती है, ठीक है। The second one is chondral fracture. Chondral fracture का मतलब क्या है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज इटसेल्फ क्या होना शुरू हो गया, फ्रैक्चर्ड हो गया, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज का जब फ्रैक्चर हो जाए तो इट विल बी माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट की तरफ आ जाएगी, मॉडरेट टाइप ऑफ इंजरी है, ठीक है। टाइप 2A दैट इज अ सबकॉन्ड्रल सिस्ट। सबकॉन्ड्रल सिस्ट का मतलब क्या है कि देयर इज अ cyst that is developed between beneath the articular cartilage। आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे क्या है, एक सिस्ट डेवलप हो गई है, ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस आ गई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्ड्रियल सिस्ट, ठीक है। दिस इज आल्सो मॉडरेट टाइप, इसको हम टाइप 2A बोलते हैं। जो कॉन्ड्रियल फ्रैक्चर थी उसको टाइप 2 बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कॉन्ड्रल का फ्रैक्चर, आर्टिकुलर कार्टिलेज का फ्रैक्चर, ठीक है, लेकिन जिसमें फ्रैगमेंट्स डिस्प्लेस ना हो, दैट इज टाइप 3। और टाइप 4 क्या आ जाती है, कॉन्ड्रल का फ्रैक्चर हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, डिस्प्लेस हो जाएं। दिस इज द मोस्ट सिवियर टाइप, ठीक है, इसको हम लोग टाइप 4 बोलते हैं। इसमें हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाएंगे तो हमें फौरन से पता चलेगा दैट इज अ टाइप 4 इंजरी, ठीक है, मोस्ट सिवियर टाइप का ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी की। यहां तक बात की समझ आ गई। अच्छा, अब जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हैं उनको हम लोग कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए हम लोग उनकी पार्शियल वेट बेयरिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, लाइक एंकल की मूवमेंट जिसमें एंकल प्लांटर फ्लेक्शन हो, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन हो विद लाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। वो कहते हैं कि यूजुअली क्या होता था कि हम सबसे पुराने वक्तों में ऑस्टियोकॉन्ड्रियल इंजरी को कास्ट इमोबिलाइज कर देते थे विद द कास्ट, ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाता है, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। अब हम अलाउ करते हैं कि पेशेंट क्या करे, कास्टिंग ना करवाए बल्कि पेशेंट उसके ऊपर लोड डालना शुरू करे, ठीक है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की इंजरीज में। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर
स्फीयर किस्म की इंजरी है, ठीक है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, मतलब ग्रेड 2 अगर कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं हुआ, ठीक है, ग्रेड 3 में वैसे ही अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स हैं और ग्रेड 4 में डिस्प्लेस्ड फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों चीजों में क्या करते हैं कि हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली जो भी डेब्रिस होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज का, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके रिमूवल का क्या फायदा होता है कि हीलिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, हीलिंग बेहतर हो जाती है, ठीक है, सही है। और फिर हम उसको पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वो दोबारा से लाइट वेट बेरिंग स्टार्ट कर दे, एक्सरसाइजेस, ठीक हो गया। Now this next one is avulsion fracture of the base of fifth metatarsal, ठीक है। अब वो कहता है कि avulsion fracture फिफ्थ मेटाटार्सल का avulsion fracture तब कॉमन है जब आपका पेरोनियस ब्रेवियस मसल जो है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर दे कि जिसकी वजह से जो फिफ्थ मेटाटार्सल है उसका क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। सर ये दोबारा बता दे। मैंने कहा है कि ये जो एवोल्जन फ्रैक्चर है बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल का, आपका प्रोनियस मसल्स, प्रोनियाई ग्रुप जो है, प्रोनियस लॉन्गस, प्रोनियस ब्रेविस, प्रोनियस टर्शियस, ये तीनों जो मसल्स हैं दे आर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एंकल, ठीक है। और जो इसमें प्रोनियस ब्रेविस है ये डायरेक्टली अटैच होता है विद द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल, ठीक है। वो कहते हैं जब भी प्रोनियस ब्रेवियस मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स हो, सडन कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स हो, तो देयर इज अ चांस कि वो बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल का क्या कर दे, एवल्जन फ्रैक्चर कॉज करते, ठीक हो गया। हम इसमें सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, कि हम लोग इसमें एक्सरेज करवाते हैं, ठीक है। एक्सरेज में हमें पता चल जाता है फिफ्थ मेटाटार्सल का कि देयर इज एन एवल्जन फ्रैक्चर, ठीक है। और यूजुअली वो कहता है फिफ्थ मेटाटार्सल की जो बेस होती है, दैट बेस के साथ साथ उसकी आर्टिकुलर सरफेस भी इन्वॉल्व हो जाती है एवल्जन फ्रैक्चर में, ठीक है। अच्छा, वो कहता है जो एक सेकंड जो टाइप है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात की ना कि फिफ्थ मेटाटार्सल के बेस की फ्रैक्चर हो रहा है, बेस का फ्रैक्चर हो रहा है। एक जो सेकंड टाइप है दैट इज द डायफिसिस, द शैफ्ट ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, ठीक है। अगर फिफ्थ मेटाटार्सल की शैफ्ट का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, दैट इज ड्यू टू प्रोनियस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वो ऑब्वियसली किसी फॉल की वजह से हो सकती है या कोई हैवी वेट कोई कोई गिरा है, ठीक है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। उस फ्रैक्चर का क्या खसूसियत है कि उसकी शैफ्ट का फ्रैक्चर होगा, फिफ्थ मेटाटार्सल की शैफ्ट का फ्रैक्चर होगा, उसकी बेस का फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। और वो जो शैफ्ट का फ्रैक्चर होता है हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज जॉन्स फ्रैक्चर। और जॉन्स फ्रैक्चर इसमें यूजुअली सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ती है, ठीक है। ओपन करके इसको रिड्यूस करना पड़ता है और फिर इंटरनली फिक्स्ड करना पड़ता है, ठीक हो गया। वो कहते हैं ये यूजुअली जो जॉन्स फ्रैक्चर है ये रेपिटेटिव ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा की वजह से भी रनर्स में कॉमन हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, जो एवल्जन फ्रैक्चर है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, वो कहते हैं उसको हम लोगों ने सिंपली मैनेज करना है इमोबिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और इमोबिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पेन को रिलीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आफ्टर पेन जब मैनेज हो जाती है तो फिर हम लोग उसको मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। उसको स्लाइटली मोबिलाइज करेंगे, इमोबिलाइजेशन से खत्म कर देंगे उसका पीरियड को। जब पेन मैनेज हो जाएगी मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे और फिर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करवा देंगे अगर पेन खत्म हो जाती है, ठीक है। this is the base of fifth metatarsal that is going to be fractured, ठीक है। इसमें अगर ये there is a
इनकम्प्लीट फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। अगर ये फ्रैक्चर लाइन कंप्लीट हो जाए तो इट विल इंक्लूड ऑब्वियसली द आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट कॉल्ड के जी, इसमें जो एवोल्यूशन फ्रैक्चर है उसमें आर्टिकुलर सरफेस भी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर इस बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल के अलावा अगर ये शैफ्ट का फ्रैक्चर हो तो इट मींस दैट इट इज कॉल्ड जॉन्स फ्रैक्चर, इसमें डायफिसिस इन्वॉल्व होती है, ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज डिसलोकेशन ऑफ द पेरोनियल टेंडन्स, ठीक है। जिस तरीके से हमारे रिस्ट में फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम होता है, और नीचे हमारे फुट में जिस तरीके से एक्सटेंसर और फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पाया जाता है, इसी तरीके से हमारे पास पेरोनियल रेटिनेकुलम होता है जो कि एक्चुअली आपके पेरोनियल टेंडन्स को अपनी जगह पर रखता है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं वो कौन सी जगह है जहां पर पेरोनियल रेटिनेकुलम होता है, ठीक है। लेटरल मेलियोलस के जस्ट स्लाइटली बिहाइंड, ठीक है। आपके पेरोनियल टेंडन्स को वो फिक्स्ड करके रखता है पेरोनियल रेटिनेकुलम, ठीक हो गया। वो कहता है कि पैसिव डॉर्सिफ्लेक्शन जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है पेरोनियल टेंडन के इंजर्ड होने, पेरोनियल रेटिनेकुलम के इंजर्ड होने का, जिसकी वजह से पेरोनियल टेंडन्स डिसलोकेट हो जाएंगे, दैट इज फोर्स्ड डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यूजुअली होता कब है, स्कीइंग करते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये जो स्नो के ऊपर स्कीइंग होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं अक्सर क्या हो कि अगर ऐसा हो कि जो टिप होती है, ठीक है, स्कीइंग की, ठीक है, टिप जो जिसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है, अगर उसकी टिप क्या करे कहीं पर फिक्स हो जाए, ठीक है, जब वो लैंड कर रहा है, लेट्स से लाइक दिस, अगर वो लैंड कर रहा है और वो प्रॉपर्ली जाके लैंड नहीं होते और उसकी क्या करती है टिप आगे जाके फिक्स हो जाती है विद द स्नो और विद द लैंड, तो फिर क्या है, देयर इज अ चांस कि डॉर्सिफ्लेक्शन हो, और उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका पेरोनियल रेटिनेकुलम क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, ठीक हो गया। और वो कहते हैं पेरोनियल रेटिनेकुलम जो है वो ज्यादातर आपका जो लेटरल मेलियोलस पर जो उसके अटैचमेंट है वहां से डी अटैच होता है, ठीक है। और जो टेंडन्स होते हैं पेरोनियल टेंडन्स, दे आर गेटिंग डिसलोकेटेड, जिसकी वजह से जो इवर्जन मूवमेंट होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वीकेंड होना शुरू हो जाती है। अब वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन करवा के देखते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन में हम लोग पेरोनियल टेंडन्स को पल्पेट करते हैं और पेरोनियल टेंडन्स में टेंडरनेस फील होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पेरोनियल टेंडन्स क्या हो रहे हैं, डिसलोकेट हो गए, ठीक है। इसमें सिंपली क्या किया जाता है कि हम लोग सर्जिकली उसको टेंडन्स को दोबारा उनकी ग्रूव में रखते हैं, उनकी पोजीशन में रखते हैं, और फिर पेरोनियल रेटिनेकुलम को स्टेपल कर देते हैं उसकी जगह पर, जहां से लेट से लेटरल मेलियोलस अगर वो डी अटैच है तो लेटरल मेलियोलस पर रख के दोबारा से उसको सुचित कर दिया जाता है, स्टेपल कर दिया जाता है, ताकि पेरोनियल टेंडन्स वापस अपनी जगह पर रहें, ठीक हो गया। और अक्सर केसेस में वो कहता है कि पेरोनियल ग्रूव्स जो होते हैं जहां पर पेरोनियल टेंडन्स पड़े होते हैं वो अक्सर अगर शैलो हो तो हम उनको भी डिपेंड कर देते हैं, ठीक है, जस्ट टू अकोमोडेट द पेरोनियल टेंडन्स, ठीक हो गया। नाउ डिसलोकेशन ऑफ द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन, ठीक है, लास्ट वन है जो कंडीशन, वो कहता है कि पोस्टीरियर टिबियालिस के टेंडन की किस तरीके से डिसलोकेशन हो सकती है। हमारे पेरोनियल टेंडन्स की डिसलोकेशन हो रही है पेरोनियल रेटिनेकुलम की इंजरी की वजह से, और पेरोनियल रेटिनेकुलम क्या इंजर्ड हो रहे हैं जब दे फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल जो स्कायर है, जिसकी मैंने पहले बात बताई कि स्कायर की जो टिप है वो लैंड कर जाए, फॉल कर जाए, तो देयर इज अ चांस के एंकल कंप्लीट डॉर्सिफ्लेक्शन में जाए, फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन में जाए। टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन की इंजरी तब कॉमन है जब आपका एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन में जाता है और डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ इनवर्जन में जाता है, देन देयर इज अ चांस कि आपका टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन क्या हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। अब इसमें भी पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है वेट बेयरिंग में, ठीक है, पेशेंट को पेन भी बहुत होती है, पेशेंट को वेट बेयरिंग में मुश्किल भी बहुत आती है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि यूजुअली टिबियालिस पोस्टीरियर का जो टेंडन है, ठीक है, अगर हम इसको पल्पेट करना चाहें तो हम मीडियल मेलियोलस के सराउंडिंग बैक ऑफ द मीडियल मेलियोलस हम वहां पर पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पर हमें टेंडरनेस मिलती है, ठीक है, जो कि इंडिकेटिव है कि जी देयर इज अ डिसलोकेशन ऑफ पोस्टीरियर
tibialis posterior tendon, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ता है, ये जो tibialis posterior tendon की डिसलोकेशन है, इसमें यूजुअली फ्लेक्सर रेटिकुलम इंजर्ड हो जाता है, तो हमें इमीडिएट सर्जरी परफॉर्म कर। क्या बेटा? अच्छा, जो tibialis posterior टेंडन की इंजरी है, इसमें अक्सर वो कहता है इसके साथ जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है इसकी इंजरी हो जाती है, इसकी टीयरिंग हो जाती है, तो हमें फौरन से इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है या सर्जरी की तरफ प्रेफर करना पड़ता है। और उसमें क्या किया जाता है सर्जरी में कि फ्लेक्सर रेटिकुलम को रिपेयर किया जाता है और पोस्टीरियर tibialis के टेंडन को उसकी जगह पर पोजीशन किया जाता है, ठीक हो गया, सही है। पोस्ट ऑपरेटिवली हम बिलो द नी कास्ट इमोबिलाइजेशन करते हैं एंकल जॉइंट की, ठीक है, और नॉन वेट बेयरिंग नहीं करने देते फॉर ऑलमोस्ट 6 वीक्स, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग इमोबिलाइजेशन को मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। एंकल जब इमोबिलाइज रहा है 6 वीक्स तक, जब फ्लेक्सर रेटिकुलम की रिपेयर कंप्लीट हो गई है, हीलिंग कंप्लीट हो गई है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इमोबिलाइजेशन को खत्म करके मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एंकल ब्रेसेस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एंकल जॉइंट, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था कि ना बोर्ड फ्रैक्चर्स को जो हमने डिफरेंशिएट किया लेटरल लिगामेंट इंजरी से, तो ये हमने पढ़ा कि अगर टिप ऑफ द मेलियोलस टेंडर होगा तो वो बोर्ड फ्रैक्चर होगा, और अगर टेंडरनेस लेटरल मेलियोलस के सराउंडिंग पे होगी या फिर उसके इंफीरियर होगी तब लेटरल लिगामेंट इंजरी होगी, ये मतलब थोड़ा बता दें। एंट्रो इंफीरियर डायरेक्शन में, मतलब उसी लाइक ये फैन शेप्ड अपीयरेंस होती है। अगर ये लेटरल मेलियोलस है तो यहाँ पे ऐसे 3 लिगामेंट्स अटैच होते हैं, एंटीरियर टिबियोफिब्युलर, पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर और कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट होता है, ठीक है, लाइक दिस, ये अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट के ऊपर अगर आप पल्पेट करके देखोगे, अगर वहां पर आपको टेंडरनेस मिलेगी तो इट मींस कि लिगामेंट आपका इंजर्ड है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अहमद अफजल, अहमद रजा, एहसन अफजल भट्ट, अली हसन, प्रेजेंट सर। अमरीन शफीक, प्रेजेंट। आमना, प्रेजेंट सर। आमना अनवर, प्रेजेंट। मेरा नाम आ गया। अनिका भी नहीं आया, सर आमना अनवर प्रेजेंट। ठीक है। अमार नासिर, आमना अनवर 1244, प्रेजेंट। आमना शफाकत अली, प्रेजेंट सर। अनम रशीद, अनिका आसिफ, प्रेजेंट सर। अस्मा नूरीन, प्रेजेंट सर। आतिफ इम्तियाज, आयशा हाशमी, प्रेजेंट सर। आयशा हाशमी, आयशा हाशमी, आयशा खालिद, प्रेजेंट सर। बिस्मा फारूक, बिस्मतुल ज़हरा, दानिश ताहिरा, दानियाल हसन तरार, इलीशा अफजल, प्रेजेंट सर। फिजा सलीम, प्रेजेंट सर। फर्निशा खालिद, हाफिजा मोतिया तबस्सुम, प्रेजेंट सर। हसनैन अली, इकरा शबीर,
Ikra Shaukat. Who she is? Ikra Shabir. Present, sir. अच्छा, Ikra Shaukat. Iza Akmal. Present, sir. Iza Arshad. Present, sir. Javeria Tabassum. Khushbu. Present, sir. Kinza Salim. Present, sir. Mahnoor Arshad. Present, sir. Mahnoor Shafi. ठीक है महनूर बेटा, हो गई है अटेंडेंस। मनाहिल सरफराज। सर रमला नासिर भी हो गई है। नहीं बेटा, अभी आपकी रहती है। मरियम अजी मनाहिल सरफराज। मनाहिल। सर उसकी माइक का इशू आ रहा है, उसका मैसेज आया है। अच्छा ठीक है। मरियम फरागत। मोमना आबिद। Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला माजिद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद नुमान लियाकत। मोहम्मद शहीर नजीब। मोहम्मद उमैर। मोहम्मद जमान। नबिया शहजाद। Present, sir. नूरुल हुदा। प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन। रमला नासिर। रीम यासीन। Present, sir. Excuse me, sir. जी बेटा। सर मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो वाईफाई लिमिटेड हो गया था। बिस्मा बेटा, क्या पढ़ाया है मैंने? सर मैंने आपका लेक्चर सुना है सारा, बट मुझे याद तो नहीं है ना सारा। कुछ तो बता दो, क्या पढ़ाया है मैंने? किसके बारे में सर, पढ़ाया है? जी शोल्डर के बारे में पढ़ाया है कि एल्बो के बारे में? सर एल्बो के बारे में पढ़ा है, हो गई अटेंडेंस बेटा। एंकल के बारे में भी पढ़ाया है। किसने बताया? मुझे पता है। बताया किसने? सर बताया किसी ने भी नहीं है, मेरा वाईफाई लिमिटेड हो गया था, मैंने वाईफाई वाले को कॉल की थी तो वो कह रहा था उन्होंने सिस्टम रीसेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटा। सर रमला नासिर अटेंडेंस हो गई है। रमला नासिर की हो गई बेटा। सर आपने मेरी लगाई है मनाहिल की। सर मैंने आपका सारा लेक्चर सुना है। ये मनाहिल काइंडली बेटा लगा ना लगाइएगा। रोहमा किरण। सर आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया था। रमला बेटा, मुझे याद ही नहीं रहा, दोबारा मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं दोबारा कर दूंगा रिप्लाई। ओके सर। ओके सर। रोहमा किरण। प्रेजेंट सर। सबा शेख। सादिया तहरीन। प्रेजेंट सर। समीमा सईद। प्रेजेंट सर। समरा असलम। प्रेजेंट सर। सना फेरोज। सानिया परवेज। सरोश नूर। सीमल शफीक। सहरिश अशरफ। शानज़ सलीम। प्रेजेंट सर। सिदरा जमशेद। प्रेजेंट सर। सोहा असगर। प्रेजेंट। सुहेब लियाकत।
प्रेजेंट सर। सैयद मजहर मेहंदी, सैयदा फायजा रिजवी। एक्सक्यूज मी सर, जब आप अटेंडेंस लगा रहे थे तब मेरा माइक अनम्यूट रह गया था। मनाहिल बेटा लगा दी मैंने अटेंडेंस। ओके ठीक है, थैंक यू। सर क्विज के मार्क्स तो पता चलेंगे। बेटा इंशाल्लाह ताला जल्दी, मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, मैं आप अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? चलें ठीक है सर। ओके बेटा, वो थेराप्यूटिक्स का आपने क्विज अपडेट नहीं किया अभी तक। सेक्शन क्या नहीं किया? क्विज सर एलएमएस पे अपडेट नहीं है। किस चीज से? थेराप्यूटिक्स 2 का। सेक्शन बी? यस सर। यस सर। तो सेक्शन बी मैंने आप लोगों को मेल कर तो दिए रात को। नहीं सर, एलएमएस पे आपने नहीं अपडेट एलएमएस पे किया ना? आपने अपडेट नहीं किया सर। किस चीज का अपडेट नहीं किया? मतलब लेक्चर्स वगैरह? नो सर, ये पेपर सॉल्व कहाँ पे करेंगे? बेटा एलएमएस के ऊपर ही करूंगा ना, एलएमएस के ऊपर ही सर, आपने करना है। नहीं, वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ सर रही है वहाँ कोई पे चीज़। सेक्शन ए भी एक साथ ही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सेक्शन ए का अपलोडेड है। हाँ तो जब मैं बी का करूंगा तभी आएगा ना बेटा। तो कर सर हम देना। यही पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा टाइम पहले करेंगे। हाँ जी, सेक्शन बी मेंशन होगा साथ, आप लोगों ने अपना सेक्शन बी ही फॉलो करना है, ठीक है? ठीक है क्या सर। सर यही कंफर्म करना है? हाँ वो मतलब साथ लिखा होगा क्विज एसएचएस 3.326 सेक्शन बी, वो आप लोगों ने करना है, ठीक है? ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, ओके हमारे बेटा। मेड्स ऑनलाइन होंगे? बस ये बता दें, हमारे मेड्स ऑनलाइन होंगे? मनाहिल बात कर रहे हो बेटा? जी। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेट्स सी, देखो क्या होता है, ठीक है? चलिए ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर।